साथियों मेरा मानना है कि आज की इस वीडियो में साथियों मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको अपने एग्जाम में साथियों देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रोज की तरह हिंदी, उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। तो साथियों क्लास का आगाज हो चुका है। सभी लोग साथियों अगर क्लास में आपने एंट्री की है तो सभी लोग साथियों देख लीजिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देने की कोशिश कीजिए। कह रहे कि सर से पैर तक इसके लिए एक शब्द बताइए। सर्वांग कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं साथियों, आपाद मस्तक कहा जाता है, यानी कि सर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, आपाद मस्तक होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं, अनुमान ठीक नहीं, अवमानना ठीक नहीं, या साथियों अपमान ठीक नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अभिमान होना चाहिए कि अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं, ये होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अनिश्चित का समानार्थी शब्द मुझे बताइए साथियों क्या हो सकता है। देखिए अनिश्चित का समानार्थी क्या होता है। एक तो साथियों निश्चित हो जाता है इसका विलोम, अगर इसका विलोम पूछा जाता है ना तो आप बता देते साथियों निश्चित हो जाता, लेकिन इसका विलोम की यहां पर समानार्थक की बात कर रही तो संदिग्ध हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मुंह पकड़ना, इस मुहावरे का मतलब बता दीजिए क्या हो सकता है। बात करें अगले नंबर के सवाल की कि अब अगला सवाल आपका क्या है, कह रहे कि मुंह पकड़ना इसका मतलब क्या होता है। तो मुंह पकड़ने का मतलब होता है किसी को बोलने ना देना, बोलने ना देना, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से मुहावरों और उसका अर्थ साथियों सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यानी कि किसका आपको साथियों यहां पर सुमेलित नहीं लग रहा है, मुझे बताइए। 3-13 होने का मतलब तय करना होता है, नहीं मैं कहूंगा नहीं साथियों, तितर बितर हो जाना। क्या साथियों, 3-13 का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, ठीक है, तितर बितर हो जाना, ये इसका हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो सुमेलित नहीं लग रहा है, तो पहला पढ़ा साथियों, पहला ही आपको सुमेलित नहीं लगा और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर बात करें पाव बारह होने का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक लाभ होना, मैं कहूंगा बिल्कुल यहां से एक नंबर बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा पाव बारह होने का मतलब क्या होता है, तो अत्यधिक लाभ होना इसका मतलब होता है। नानी मरने का मतलब क्या होता है, होश ना रहना, बिल्कुल ये भी सही है। और 3-5 करने का मतलब होता है हुज्जत करना, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं था, ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 4 शब्द आपको यहां पर दिए गए हैं, देखा जाए तो ये एक ही शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है, यानी कि अनिर्वचनीय कैसे लिखा जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ऐसे लिखा जाएगा नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, यानी कि अनिर्वचनीय शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि व्याकरण जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों, फटाफट आप लोग यहां पर बताइए। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है चक्रपाणी, तो जिसके हाथ में चक्र हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसके हाथ में चक्र होता है, क्या जिसके हाथ में चक्र होता है उसको क्या कहते हैं, उसको साथियों चक्रपाणी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहां पर हम लोग बात करें साथियों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है, क्या साथियों व्याकरण जानने वाले को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं व्याकरण जानने वाले को, तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और पंडित की जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई शास्त्र है या कोई विद्या है, उस शास्त्र का उसको अच्छा ठीक ठाक ज्ञान अगर होता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। साथियों ये वो क्वेश्चन है एकदम टॉप लेवल के जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हिंदी के सेक्शन में 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो इस क्लास को साथियों डेली आप लोग देखा करिए। अब यहां पर अगर बात करें करके कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं, मैं कहूंगा गरल का विलोम। क्या यहां पर साथियों क्या होता है, गरल का विलोम, ठीक है, विरल होता है, ठीक है, या कृपण का विलोम दाता होता है। तो विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए कृपण का विलोम तो दाता होता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोप का विलोम कृपा होता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंभीर का विलोम अगंभीर भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन गरल की अगर बात करें तो गरल का विलोम यहां पर साथियों सही नहीं लग रहा है, विरल गरल का नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर साथियों ये नहीं सही लग रहा है, तो मैं कहूंगा यही आपका सुमेलित नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि रोग ज्ञात होने पर उसका उपाय किया जाता है या उसका उपचार किया जाता है या अंत किया जाता है या समाधान किया जाता है। यहां पर कौन सा शब्द आएगा, ये आपसे
कुल मिला के पूछा जा रहा है। सर बात करते हैं रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों विषय को जानने की बेचैनी, इसके लिए एक शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो प्रयत्नशील होना इसको नहीं कह सकते, विषय को जानने की बेचैनी को प्रयत्नशील होना थोड़ी ना कहते हैं, अविचल होना भी नहीं कहते हैं, संचेष्ट होना भी नहीं कहते। हाँ उत्सुक होना कि भाई विषय को जानने की बेचैनी है तो उसका मतलब उसके अंदर उत्सुकता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। और कमेंट साथियों मेरी नजर के सामने से बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, सभी का लगभग आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए जब हम एसएससी जीडी की बात करते हैं ना तो बहुत चुनिंदा टॉपिक है, बहुत कम चैप्टर है हिंदी में। मैं कहूंगा कि अगर उन पूरे चैप्टर को अगर आपको तैयार करना है तो ये क्लास आपको डेली देखना है। गिने चुने टॉपिक हैं, बहुत अधिक हिंदी नहीं है, कठिन हिंदी तो ये समझ लीजिए एसएससी जीडी के एग्जाम में है ही नहीं, ठीक है ना। तो जितनी हिंदी है सब आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि बिल्कुल पानी की तरह साथियों आप बहुत आराम से क्वेश्चंस करेंगे अपने रियल एग्जाम में। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए व्यावसायिक की अगर बात करें कैसे लिखा जाता है, ये तो व्यावसायिक ये सही लग रहा है, ये नहीं सही लग रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो मैं कहूंगा कौन से शब्द की वर्तनी सही है, ऑप्शन नंबर ए वाले की वर्तनी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि दक्षिण का कोणार्क मंदिर मुगल कला का अद्भुत नमूना है या वास्तुकला का अद्भुत नमूना है या पाश्चात्य कला का अद्भुत नमूना है या हस्तकला का अद्भुत नमूना है, यानी कि खाली जगह में कौन सा शब्द आ जाएगा फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूंगा यहां पर वास्तुकला आना चाहिए क्योंकि दक्षिण का कोणार्क मंदिर ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। उसके बाद देखिए कमल की, यानी कि अब आपको बताना है कि कमल की दंड, क्या कमल की दंड दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, कमल की दंड के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो मैं कहूंगा मृणाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो जवाब मैंने आपको बता दिया। फिर मत कहिएगा कि सवाल आया और आपने बताया नहीं, और ये मैं कहूंगा ये सवाल आपके एग्जाम में सातु आएगा। कमल की दंड को क्या कहा जाता है, मृणाल कहा जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको बहुत कम बच्चे जानते हैं, अगला देखिए कह रहे कि शून्य का साथियों समानार्थी इसमें से क्या हो सकता है, मुझे बताइए फटाफट साथियों कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए जब हम यहां पर बात करते हैं वीर की, तो वीर के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। वीर की अगर साथियों हम लोग बात करें, वीर को सहचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर को सहचर कहा जाता है। और वीर की अगर बात करें कहीं ना कहीं साथियों वीर को सहेल भी कहा जाता है। क्या, सहेल भी कहा जाता है साथियों वीर को। पराक्रमी की अगर बात करें तो पराक्रमी की अगर बात करें साथियों यहां पर पराक्रमी को भी बहुत सारे नामों से जैसे कि जाना जाता है, जिसके प्रतापी हो गया ऐसे करके ना। तो मैं कहूंगा शून्य का समानार्थी क्या होगा, शून्य का मतलब हम लोग यहां ना कहीं साथियों खाली कह सकते हैं, क्योंकि शूर भी नहीं होगा, पराक्रमी भी नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द आपको बिल्कुल सही लग रहा है। हर्षित कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा हर्षित तो साथियों ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए अच्छा बुरा सबको एक सा समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है, बताइए। सबको एक डंडे से हाँकना, सब नौबत होना, सब जुबाग नजर आना या सब धन बाई पसेरी होना। तो यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए सबको एक डंडे से हाँकना ये होगा, क्या आंसर होगा फटाफट बताइए। चलिए देखिए मैं कहूंगा साथियों सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी का मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा सबको एक सा समझना, ये आपका आंसर यहां पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, विपत्ति में बल से काम लेना चाहिए, वीरता से काम लेना चाहिए, साथियों शौर्य से काम लेना चाहिए। तो मैं यहां पर कहूंगा कि विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, यानी कि खाली जगह में आपका जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला आएगा, और जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया और अगर आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं, स्टडी वाले ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स में साथियों वीडियो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिसके समान दूसरा नहीं है, यानी कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि जिसके समान दूसरा नहीं है उसको क्या कहा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि तारों भरी रात, क्या तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है, तो मैं कहूंगा विभावरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विभावरी कहते हैं, यानी कि तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, तो साथियों विभावरी होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग के जिसके समान दूसरा नहीं है उसको क्या कहेंगे, उसको अद्वितीय कहा जाता है, जिसके समान दूसरा नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, मुझे बताइए। यानी कि कौन सा विलोम युग्म का जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है, फटाफट साथियों बताइए।
देखिए, मैं कहूंगा आदि का विलोम तो क्या अंत का विलोम तो आदि होता है, या आदि का विलोम अगर पूछा जाए तो अंत आपको बताना है। अग्ग का विलोम तो विज्ञ होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। छत की बात करें तो विक्षत नहीं होता है, मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि छत की अगर बात करते हैं इसका विलोम साथियों होता है पाटन। क्या होता है? पाटन होता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि छत का विलोम क्या हो जाएगा, तो पाटन आपको बताना है। उसके अलावा साथियों अति का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर कौन सा आंसर होगा, यानी कि कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा। और क्यों सही नहीं होगा ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी पुस्तक दिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपको शुद्ध वाक्य इसका बताना है कि शुद्ध वाक्य यहां पर कैसे बनेगा, फटाफट बताइए। चलिए, यानी कि अगर हम थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यहां से आपको बताना है, यहां से, ठीक है ना। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ये होना चाहिए। तो कहानी की पुस्तक दी। अच्छा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। राहुल ने अपने मित्र को कहानी का पुस्तक दिया, ये गलत पुस्तक लिखा हुआ है। या राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तकें दिए, ये भी गलत हो जाएगा। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला बचा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब यहां पर आप लोग साथियों देखेंगे, जीएस के सवाल देखेंगे और करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रामखेलिया ये किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो लोक नृत्य है ये कहां पर किया जाता है साथियों? ये बिहार में किया जाता है। कहां पर? तो रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य हो गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? तो यहां पर अगर बात करें यक्षगान, आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य। कहां का है? कर्नाटक का है। कथकली जो है साथियों वो केरल का है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कुडियाट्टम की अगर बात करें तो जिसमें आट्टम वगैरह ये सब लग जाए ना, वो केरल का ही साथियों होता है। तो मैं कहूंगा बचा क्या? बचा कारगम, यानी कि तमिलनाडु का ये लोक नृत्य हो जाएगा जिसका नाम है साथियों कारगम। उसके बाद देखिए, कह रहे कि बारडो छम का लोक नृत्य, यानी कि ये कहां का लोक नृत्य है? बारडो छम जो लोक नृत्य है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। देखिए, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ना सिक्किम की, सिक्किम के एक नृत्य है जो आपसे बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि छू फाट नृत्य कहां पर किया जाता है? छू फाट नृत्य कहां पर किया जाता है? तो सिक्किम में किया जाता है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि कुमायूं नृत्य कहां पर किया जाता है, क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि कुमायूं नृत्य कहां पर किया जाता है, तो उत्तराखंड में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बाउल नृत्य कहां पर किया जाता है, तो बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि अगर यहां पर हम बात करें कि जो बारडो छम नृत्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है साथियों? अरुणाचल प्रदेश में बारडो छम नृत्य किया जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? क्या यहां पर अगर बात करें संतूर में कीबोर्ड होता है, या हारमोनियम में कीबोर्ड होता है, या शहनाई में कीबोर्ड होता है? तो मैं कहूंगा जो हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम, इसमें साथियों कीबोर्ड होता है। तो मतलब कीबोर्ड की तरह ही इसमें एक वाद्य यंत्र में एक पार्ट होता है, वो कीबोर्ड की तरह होता है। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। और मैं देख पा रहा हूं साथियों, निशांत जाट का, लव कुश का, मनोज, शिवम पूजा, अंजना, विश्व तेजस्विनी, रवि गुर्जर, ठीक है। तो सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। चलिए, अब देखते हैं साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कलाकार के लिए वाद्य यंत्र, यानी कि पहले आपके सामने साथियों वाद्य यंत्र है, उसके बाद साथियों कलाकार है। आपको बताने कौन सा सही नहीं है, फटाफट बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें जो किशन महाराज है ना, ये तो तबला वादक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अमजद अली खान सरोद वादक है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये सितार वादक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर शिव कुमार शर्मा लिखा हुआ है। शिव कुमार शर्मा की बात करें साथियों, ये संतूर वादक है। कौन है ये तो भैया संतूर वादक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ये पखावज वादक नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। तो क्या आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। चलिए, तो दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली
पोर्टलोई पोशाक, एक पोशाक है ये साथियों, पोर्टलोई जिसका नाम है। तो ये किस राज्य में पहनी जाती है? ये दुल्हनों के द्वारा पहनी जाती है। मैं कहूंगा ये मणिपुर में पहनी जाती है। कहां पर साथियों? ये मणिपुर में पहनी जाती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो जो पाथेर पंचाली है ना, इसके लेखक साथियों कौन है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, कह रहे कि जो भारतीय समाजवाद है ये किसका मिश्रण है बताइए। तो भारतीय समाजवाद की अगर बात करें तो इसमें गांधीवाद भी है और साथियों मार्क्सवाद भी है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सी मिट्टी को भैया रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी की अगर बात करें, मैं कहूंगा काली मिट्टी को साथियों क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है या बी सोच रहे हैं कि आंसर है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 2 नदियों का, 3 नदियों का, 4 नदियों का या 5 नदियों का? बताइए। मैं कहूंगा प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा ये तो 3 नदियां होंगी, 3 नदियां होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है 3 नदियां। उसके बाद देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा रखना, ये क्या है? क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या ये विधिक अधिकार है? क्या ये सेना का कर्तव्य, या ये एक मौलिक कर्तव्य है? बताइए। तो ये मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन हाँ मौलिक कर्तव्य है। क्या है साथियों? मौलिक कर्तव्य है। बहुत सारे ऐसे अच्छे काम है जो मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य है। क्या मौलिक कर्तव्य? जो भी एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना, उसको बनाए रखना, ये मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा? यानी कि जो मुख्यमंत्री होंगे ना, मुख्यमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा यह बात अनुच्छेद 164 में लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो कुल मिला के जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बताइए, कह रहे कि हम वहां हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते, ऐसा किसने कहा था? बस ये थोड़ी सी चीज, ये पूरा हल्का सा पैराग्राफ आप लोग ध्यान रखेंगे शुरू का, और आपसे ये पूरा पैराग्राफ लिखा होगा आपके एग्जाम में, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और आपसे पूछा जाएगा ऐसा किसने कहा था। तो आपको एक नाम बता देना है, किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। यानी कि ये कथन किसका है, ये लाइंस किसने कही थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। उसके बाद देखिए, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्र सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो साथियों बम फेंके गए थे 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में। तो ये साथियों बम जो फेंके गए थे किसके द्वारा? एक तो भगत सिंह के द्वारा फेंके, भगत सिंह तो सभी ऑप्शन में है, लेकिन भगत सिंह के साथ साथियों कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं साथियों पूरे जीएस के 20 सवाल आएंगे, जिसमें से कुछ नहीं 5 से 7 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो मैं जो डेली आपका मॉक टेस्ट लेता हूं ना साथियों, उसमें मैं लगभग 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी रखता हूं, और मैं कहूंगा कि जितना करंट मैं आपको पढ़ा दूं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका एग्जामिनर जो है, जो आपका पेपर बनाएगा, प्रश्न पत्र जो एग्जामिनर बनाएंगे ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। यानी कि मैं धीरे धीरे सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनता है वो कंप्लीट करवा दूंगा, और जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चंस ले ले, आपका पढ़ा हुआ ही साथियों क्वेश्चंस आएगा। चलिए, तो पानी की बूंद एक एक बूंद करके साथियों पत्थर में छेद कर देती है। तो धीरे धीरे रोजाना अगर आप एग्जाम तक इस पूरी क्लास को देखेंगे, क्योंकि ये क्लास पूरा निचोड़ है, पूरे ज्ञान का, एसएससी जीडी के सिलेबस का पूरा निचोड़ है साथियों, मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट में कि आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना। और अभी तो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होंगे, मैथ के क्वेश्चन शुरू होंगे, बहुत अच्छे तरीके से साथियों हम लोग इन सवालों को भी देखेंगे। तो अब इस सवाल की अगर बात करें साथियों, हाल ही में किसने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? मैं कहूंगा स्टार हेल्थ ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है। उसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर
दिया है। तो किस राज्य ने यह काम किया है? असम ने यह काम किया, यानी कि असम राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। उसके बाद देखिए साथियों, कहने के 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो साथियों सिर्फ और सिर्फ 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बनेगा आपके एग्जाम में। कहने के 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये कहां पर शुरू हुआ है? तो साथियों कहां पर? फ्रांस में, हंगरी में या जर्मनी? तो मैं कहूंगा ये कहां पर शुरू हुआ है? ये साथियों हंगरी में शुरू हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कहने के कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? तो कौन, किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा अपना भारत है दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों जिन क्वेश्चंस का इंतजार था वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए। कह रहे कि अब रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और मैं कहूंगा जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों उस वेन आरेख का चयन करिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के सबसे अच्छे तरीकों से दर्शाया गया, यानी कि पृथ्वी है, वन है, वृक्ष है। पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि जो वन है, जो वृक्ष है, ये सब पृथ्वी के अंतर्गत ही तो आएंगे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई और ये वन हो गए, ठीक है। मान लीजिए अब देखिए कुछ ये वन हो गए और कुछ वन वृक्ष भी तो होते हैं और कुछ वृक्ष वन भी होते हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा कुछ ना कुछ करके ऐसा वेन आरेख बनेगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं बना हुआ है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। जैसे 11 से यहां पर 121 बना दिया गया है, उसी प्रकार 17 से यहां पर क्या बनाया जा सकता है? बताइए। मैं आप कहूंगा साथियों जैसे 11 को अगर 2 बार हम गुणा में लिखते हैं तो हमें ये वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा 11 के स्क्वायर। उसी प्रकार 17 गुणा 17 साथियों कितना हो जाएगा? 289 होता है। और 289 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में। जब तक मैंने पानी भी पी लिया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए कि इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा। कहा जा रहा है साथियों यहां पर आपसे कि एक निश्चित कूट भाषा में SLAM को 5 7 3 6 3 3 9 लिखा जाता है। तो TOY को क्या लिखा जाए? अच्छा, TOY को भी बता दिया गया है कि TOY को 6 0 4 5 7 5 लिखा गया है। तो आपको बताना है कि CLEAR को क्या लिखा गया है। अब आपको यहां पर लॉजिक पहचानना है कि भैया ये SL से कैसे ये बन गया है, मतलब S। अच्छा एक काम करते हैं साथियों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें। देखिए एस जो होता है ना साथियों, ये 19 पर होता है, एल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है साथियों, और एम 13 पर होता है। ये 19 से 5 7 3 ऐसे करके हो गया है। अच्छा यहां पर एक चीज देखें साथियों, देखिए ये 13 है ना, 13 तो इसको हम 39 मान सकते हैं, यानी कि 13 का 3 गुना होता है 39। और ये 19 है ना, 19 का 3 गुना होता है 57। और ये 12 है, 12 का 3 गुना होता है 36। तो ऐसा तो नहीं भाई कि ये देखिए 20 होता है, 20 का 3 गुना 60 आना चाहिए, 60 आ गया। सही, समझ में आ गया हमें लॉजिक के आखिर लॉजिक क्या लगा है। तो ये 3 पर आता है, देखिए 3, ये 12, ये ई 5 पर आ गया, ए 1 पर आ गया, आर 18 पर आ गया। 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 9 साथियों इसमें है। 18 की अगर बात करें, 18 तिया कितने होते हैं? मैं कहूंगा 54 होते हैं। 54 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ऐसे आपको सवाल को करना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के साथियों दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। यानी कि यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं ना, इसकी अगर साथियों हम लोग यहां पर बात करें, जैसे कि साथियों DLNG है, उसी प्रकार PXSZ है, HPKR है, और T यहां पर आपको बताना है साथियों कि आखिर यहां पर क्या आएगा, और WD है। तो इसमें साथियों अगर बात करें, D होता है 4 पर, L होता है 12 पर, G होता है 7 पर, N होता है 14 पर, P होता है 16 पर, X होता है साथियों किस पर? 23 पर नहीं 24 पर, S होता है 19 पर, Z होता है साथियों 26 पर, H होता है 8 पर, P होता है 16 पर, K होता है 11 पर, R होता है 18 पर, T होता है 20 पर, W होता है 23 पर, D होता है 4 पर। अच्छा देखिए 4 से ये 12 हुआ है, यानी कि 8 प्लस हुआ है। 16 से ये 24 हुआ है, 8 प्लस हुआ है। 8 से 16 हुआ, 8 प्लस हुआ है। तो सिंपल सा है, इसमें 8 प्लस कर दोगे यानी कि 28 आ जाएगा। और 28 पर पता क्या होता है, देखिए 26 पर तो साथियों Z होता है, 27 पर फिर A आ जाएगा, और 28 पर साथियों B आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 28 आया है तो B यहां पर आपका आंसर होगा। बाकी इसको तो हमने चेक ही नहीं किया साथियों कि यहां पर आखिर क्या आ रहा था, हमें वहीं से आंसर मिल गया। चलिए भाई अब अगला सवाल देखिए
आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आखिर क्या लॉजिक लगा है थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करिए। कह रहे कि CALM को DCOQ लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहने तो आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में COOK को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। चलिए देखिए, इसकी अगर बात करें ना, इस सवाल की अगर बात करें कि इसमें कैसे आप जवाब ले पाएंगे, कैसे क्या होगा, ये देखिए ये C है, ये C से यहां पर D हो गया यानी कि 1 बढ़ाया गया है। ये A है, A से यहां पर साथियों C हो गया है यानी कि 2 बढ़ा दिया गया फिर एकदम से। अरे भाई A B C, उसके बाद L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, फिर अब 3 बढ़ा दिया गया यहां पर, M 13 पर होता है, Q 17 पर होता है यानी कि 4 बढ़ा दिया गया है। तो इसमें भी वही लॉजिक हमें निकालना है। C में 1 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा, O में साथियों अब हमें 2 जोड़ना है तो कितना Q आ जाएगा यानी कि DQ यहां पर है और कहीं पर ही तो नहीं है साथियों DQ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी O 15 पर होता है, 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा यानी कि R आएगा, और K 11 पर होता है, 4 जोड़ेंगे 15 यानी कि O आएगा। तो कुल मिला के आपका और हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर साथियों B के साथ है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 1 है, 2 है, फिर 9 आ गया, फिर साथियों 64 आ गया। तो आपको बताने के उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा, फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए ये जो यहां पर अगर बात करें ना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से साथियों देखेंगे इस सवाल को तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। और अगर इसकी बात करिएगा, एक काम करिए, फिर 4 की घात 3 होता है ये 64 यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया साथियों 9, 4 का क्यूब हो गया साथियों 64। अगर हम बात करें 2 की पावर 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 की पावर अगर हम 0 रखते हैं तो वो 1 ही होता है। तो हम 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है यहां पर 5 आएगा। पावर की बात करें तो 0 1 2 3, तो यहां पर 4 आ जाएगा यानी कि 5 की पावर 4 का मतलब क्या है साथियों, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 25 गुणा 25। और जब 25 गुणा 25 आप कराओगे तो 625 आता है। तो मैं कहूंगा यहां पर 625 आ जाएगा। और 625 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साथियों बी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो मैं कहूंगा कि आपकी रीजनिंग बहुत शानदार हो जाएगी और मैथ में आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। चलिए अगर आप बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टारगेट लेता हूं आपके सामने, और मैं आपको बता दूं मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 11 बजे भी मैं आपके लिए एक क्लास लाता हूं साथियों, सुबह 11 बजे। तो सुबह 11 बजे भी आप लोग आ जाया करो और रात्रि 8 बजे भी आप लोग आ जाया करो। क्या रात्रि 8 बजे भी, ये 2 समय साथियों मैंने आपको निछावर कर दिए हैं अपने समय के। देखिए अब कथन की बात करें और साथियों निष्कर्ष की बात करें, कथनों को आपको पढ़ना है। कथन निष्कर्ष वाला सवाल जरूर आता है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, फेवरेट है मैं कहूंगा। अब क्या क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि सभी फल तने हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये फल हो गए, यानी कि सभी फल तने हैं। तो मैं कहूंगा ये भैया सभी फल जो है ना, ये सभी फल तने हो गए, सभी फल तने हो गए। कह रहे कि कुछ फल पत्तियां हैं। तो मैं कह सकता हूं इतने फल हम क्या मान लेते, इतने फल पत्तियां मान लेते। इतने फल क्या हो गए साथियों, इतने फल आपके पत्तियां हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे कि कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ तने तो ये हो गए, कुछ तने पत्तियां, बिल्कुल इतने तने क्या हो जाएंगे, पत्तियां हो जाएंगे। मैं कहूंगा ये सही है। कुछ पत्तियां फल हैं, कुछ पत्तियां फल है, कुछ पत्तियां फल है। मैं कहूंगा बिल्कुल इतने पत्तियां क्या हो जाएंगी, इतनी पत्तियां फल हो जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहां पर लिखा हुआ है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही है। मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। साथियों जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिए। क्या वीडियो को साथियों आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। ये क्या आ गया साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सवाल है, एक साथियों। इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब इस सवाल को आप अच्छे तरीके से देखिए और मुझे आंसर बताइए। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि अगर यहां पर एक ऐनक रख दिया जाता है, यानी कि एक शीशा रख दिया जाता है, और 6TYGZ2 को आईने में देखा जाता है, शीशे में देखा जाता है, तो ये कैसा दिखाई देगा। इसका सबसे पहला रूल है साथियों, जो सबसे अंत में नंबर होता है ना, वो सबसे पहले दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। सबसे अंत में 2 है तो 2 दिखाई देगा सबसे पहले, लेकिन 2 आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। Z की बात करें, Z
आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जी की बात करें साथियों, जी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, वाई जैसा वैसा दिखाई देगा, ठीक है ना, टी जैसा वैसा दिखाई देगा, 6 ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा साथियों यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है साथियों, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहीं पर है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि अब आपको यहां पर साथियों क्या बतलाना है? अब आपको यहां पर बताना है कि INSERT को NIXZTR लिखा जाता है, तो SOCONSECOND को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, INSERT हो गया ये, उसके नीचे इसको लिख लो साथियों क्या, NIX, क्योंकि एक तरीके से बात करें XZTR। अब इतनी जानकारी साथियों आपने लिख ली है। अब देखिए जरा, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों ये जो IN है और ये NI है, तो मैं कहूंगा जो चीज यहां पर है वो चीज यहां पर कर दी, जो यहां पर है वो यहां कर दी, वही चीज इसमें लगी हुई है। तभी तो मैंने नजर पहचान ली कि जो यहां पर है साथियों वही यहां पर है। तो क्या और भी कुछ सेम है? फिर मैंने देखा RT यहां पर है और TR यहां पर है, तो जो चीज यहां पर कर दी वो यहां कर दी। यानी कि अब आपको इतना तो पता चल गया है कि यहां पर E आ जाएगा, ये वाला E, और यहां पर S आ जाएगा, यहां पर D आ जाएगा, यहां पर N आ जाएगा। क्या ऑप्शन से हम पहचान सकते हैं? देखिए ये नहीं हो सकता, DN नहीं है, यहां पर नहीं है, और DN यहां पर भी नहीं, यानी कि आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा, ठीक है ना। ES और ES यहां आ गया, DN अंत में यहां आ गया। और अगर बात करें साथियों ये बीच में क्या लफड़ा है, तो बीच में 19 से हो गया है साथियों ये X, यानी कि 24, यानी कि 5 बढ़ाया गया है। तो C में अगर 5 बढ़ाएंगे तो H आएगा, H यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें E से साथियों हो गया है Z, तो इसमें मेरे हिसाब से 5 घटाया गया है, तो O में जब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा J ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। पूछा आपसे क्या जा रहा है? पूछा आपसे ये जा रहा है जैसे कि यहां पर अगर बात करें 8 से 70 बन गया है, तो उसी प्रकार साथियों यहां पर कौन से नंबर से आपको बताना है 87 बनेगा। फटाफट साथियों बताइए। चलिए साथियों 8 से 70 बना, ये ध्यान रखिएगा, तो किस नंबर से यहां पर 87 बन सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। देखिए यहां पर अगर बात करें ये 8 है, और इसको अगर हम साथियों 8 का स्क्वायर करें, यानी कि 8 8 64 कर लेते हैं, 8 8 64 कर लेते हैं, और इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, तो हमें पूरा पूरा ये नंबर मिल जाता है। उसी प्रकार अगर बात करें ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो मैं कहूंगा साथियों ये 9 के स्क्वायर के आसपास मुझे लग रहा है, ठीक है ना। 9 नीम 81 साथियों मुझे लग रहा है यहां पर, तो 81 में भी अगर हम 6 जोड़ देते हैं साथियों तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर 9 आएगा। अरे भाई 8 का स्क्वायर करके ये बनाया था, तो 9 का स्क्वायर करके हमने ये बना लिया। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है इस सवाल का। कह रहे एक निश्चित कूट भाषा में CHAINED को क्या लिखा जाता है? EJYGPCF लिखा जाता है। तो आपको बताना है MEADOW को साथियों क्या लिखा जा सकता है? फटाफट बताइए। अब यहां पर अगर बात करें, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों C से, देखिए CH यहां पर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर EJ बन गया है, यानी कि C 3 पर होता है, E 5 पर होता है, तो 2 बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, फिर से साथियों कितना बढ़ाया गया है? 2 बढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद A होता है 1 पर, अब यहां पर Y, अब यहां पर साथियों 2 माइनस कर दिया गया है। I होता है 9 पर, G आगे फिर से साथियों 2 माइनस कर दिया गया है। N होता है 14 पर, P होता है 16 पर, अब फिर से 2 प्लस कर दिया गया है। E होता है 5 पर, C होता है साथियों 3 पर, फिर से 2 माइनस कर दिया गया है, और D 4 पर, F 6 पर 2 प्लस कर दिया गया। तो यही लॉजिक हमें यहां पर देखना है। पहले 2 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 पर होता है M, यानी कि 15 बोले तो O आ गया, यहां पर G आ गया। 2 घटेगा तो साथियों कितना हो जाएगा? Y हो जाएगा, यानी कि OGY कहां लिखा हुआ है? OGY या क्या लिखा हुआ है? अच्छा 2 प्लस होगा ना, एक सेकेंड, यहां पर देखिए H है, H से साथियों कितना हो गया यहां पर? अच्छा समझ गया। अब यहां पर एक चीज है साथियों, ये जो लॉजिक यहां पर लगा हुआ है ना, देखिए मैं आपको समझा देता हूं इसमें है क्या, क्यों नहीं यहां पर C आया है, G क्यों नहीं आया है। यहां पर लिखा हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसको इसके रूप में बदलो, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उसी कूट भाषा में इसको किस रूप में बदला जाएगा। यानी कि अब ये लफड़ा जो है ना, ये यहां से शुरू होगा, यानी कि इसमें पहले 2 जुड़ेगा फिर 2 घटेगा, तो इसमें 2 जब जोड़ेंगे तो साथियों O आ जाएगा, लेकिन अब इसमें से 2 घटाएंगे तो साथियों C आ जाएगा। OC यहां पर है, OC यहां पर है, ठीक है ना। अब इसमें फिर साथियों 2 एक तरीके से क्या करेंगे, 2 अब हम एक तरीके से यहां पर साथियों घटा देंगे।
ठीक है ना। तो जब यहां पर साथियों 2 हम घटाएंगे, ठीक है, तो 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब यहां पर बात करें OCY कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर, और साथियों OCY यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 2 हमने पहले देखिए, सबसे पहले हमने 2 जोड़े फिर 2 घटाए, ठीक है, फिर 2 जोड़े फिर 2 घटाए, फिर हम क्या करेंगे साथियों 2 फिर से घटा दिए हमने, y हमें मिल गया, 2 हमने घटा दिए, उसके बाद 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 जोड़ेंगे, इसमें जब साथियों हम d में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा, यानी कि f साथियों हमारा यहां पर आ चुका है। उसके बाद साथियों हम क्या करेंगे, 2 फिर से यहां पर एक तरीके से घटा देंगे, ठीक है ना। तो हमें m मिल जाएगा, m कहां पर, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर लाइव क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है, अभी 8 बजे से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस में मुझे ऐसा लग रहा था दिक्कत है, खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको नेक्स्ट में देख लेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि यदि a का अर्थ होगा b, ठीक है ना, a का अर्थ होगा साथियों b, a का अर्थ होगा योग, तो कुल मिला के साथियों a का मतलब कहीं पर आपको दिखे योग मतलब प्लस, b का अर्थ है घटाना, b आपको देखने को मिले घटाना यानी कि माइनस, और कह रहे हैं साथियों घटाना। उसके बाद क्या अगर बात करें c यहां पर होना चाहिए, तो c का अर्थ क्या है साथियों, गुणा, यानी कि c अगर आपको देखने को मिले तो गुणा लगा देना, और d अगर आपको कहीं देखने को मिले तो भाग आपको लगा देना है। अब आपको इस लाइन को साथियों क्या करना है, इस लाइन को आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर 6 आ गया, c आया है ना, c का मतलब गुणा होता है तो गुणा लिख दिया, ब्रैकेट कर दिया, 57 8 लिखा है ना, तो 57 लिख लिया, 8 लिख लिया, बीच में b लिखा हुआ तो b का मतलब माइनस है, d के मतलब क्या है, d का मतलब भाग है, और 7 लिख दिया, b का मतलब साथियों माइनस है, फिर 32 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और a का मतलब क्या प्लस है, तो यहां पर प्लस आ गया। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें ब्रैकेट में सबसे इसको अगर हम लोग घटाएंगे ना तो 49 आ जाएगा इसकी जगह पर, और ये गुणा 6 आ जाएगा, भाग साथियों 7 आ जाएगा, माइनस 32 प्लस 9 आ गया। इसको अगर कट करेंगे 7 7 49 यानी कि 7 आ गया और गुणा 6 आ गया, तो 7 6 कितना हो जाएगा साथियों 42 हो जाएगा, तो पूरा 42 लिख लो इसकी जगह पर, माइनस 32 प्लस आपका इतना आ गया। 42 में से 32 जाएगा तो साथियों 10 बचेगा, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 19 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो आपका राइट आंसर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये भी सवाल बहुत अच्छे लेवल का है और ऐसा सवाल आपके एग्जाम में साथियों आता ही आता है। यहां पर बात करें साथियों, क्या क्या जो आपसे कहा जा रहा है वो हम करते जाएंगे, बाकी हमें और कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। कहने के PQRSTU एक बेंच पर बैठे हुए हैं, यानी कि एक मान लीजिए ये बेंच ये है, और 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग ये हो गए। कह रहे कि क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि क्यू इस किनारे पर, दाएं किनारा ये तो है ना, क्यू यहां पर बैठा हुआ है। कह रहे कि एस के दाईं ओर बगल में, ठीक है, एस के दाईं ओर बगल में बैठा है आर। तो एस को अगर हम मान लीजिए यहां पर बना दे, क्या इसको अगर हम साथियों यहां पर बैठा दें, तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है, आर बैठा है, तो मैं कहूंगा साथियों आर यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कह रहे कि टी के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, ठीक है ना। अगर ये एक काम करिए, पहले इसको बैठा लिए, क्योंकि या कोई दिक्कत नहीं, इसको बैठा सकते हैं। कह रहे कि टी के बाईं ओर बगल में बैठा है यू, तो अभी हमें नहीं पता है टी कहां पर है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है टी, ठीक है, इसको स्किप करो क्योंकि अभी हम नहीं पता लगा पा रहे कहां पर बैठना है। कह रहे कि एस के बाईं ओर बगल में बैठा है पी, तो पी कहां पर साथियों बैठ जाएगा, पी की अगर बात करें पी साथियों यहां पर बैठ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा फिर से पढ़िए क्या कहा जा रहा था। कहते हैं एस के दाईं ओर बगल में बैठा है आर, बैठा दिया, टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, टी के बाईं ओर बगल में बैठा है यू। अगर हम साथियों यहां पर टी को यहां पर बैठा ले, ठीक, और यू को यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी तो कह रहे हैं कि टी के बाईं ओर बगल में बैठा है यू, ठीक है, और क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है टी, क्यू के बाईं ओर बगल में बैठा है साथियों टी, यानी कि क्यू का अगर हम क्यू को यहां पर बैठा लेंगे तभी तो क्यू के बाईं ओर बगल में टी को बैठा पाएंगे, ठीक है। तो कहने के पी के बाईं ओर बगल में बैठा है एस के बाईं ओर, एस का बायां किधर हो गया, एस का बाईं ओर बगल में बैठा है पी, ये भी हो गया। तो बाएं किनारे पर कौन है, अच्छा देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग थे, 6 लोग हमने बैठा दिए, और यहां पर पहले यही कहा जा रहा था कि क्यू दाएं छोर पर बैठा है, तो क्यू अभी भी दाएं छोर पर बैठा है। तो कहने के बाएं किनारे पर कौन है, मैं कहूंगा बाएं किनारे पर पी है, तो पी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो सभी की ये समझ में आ गया है, जय हिंद भाई, जय हिंद, ठीक है, सभी के समझ में आ गया। अगर सभी के समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
देखिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लॉजिक आपके सामने क्या है, यानी कि यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। इस सवाल को देखिए और फटाफट थोड़ा सा आंसर मुझको यहां पर बतला दीजिए कि कैसे यहां पर आपका कैसे क्या होगा। और इस सवाल से आपको साथियों बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, देखिएगा अभी मैं आपको बतलाने वाला हूं। चलिए तो ये सवाल मैंने यहां पर सेट कर लिया है। अब देखिए कह रहे कि उस पासे का चयन करिए जिसे निम्नांकित पत्रक शीट को मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ये एक घन है, यानी कि जो ये चीज है ना वही ये चीज है, बस ये ओपन है यानी कि खुला हुआ पासा है और ये बंद पासा है, बस इतनी सी बात है साथियों। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब साथियों ये है, कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर इस खुले हुए पासे को हम बंद करते हैं यानी कि इस फॉर्म में बनाते हैं तो कौन कौन से पासे बन सकते हैं। क्या ये पासा बन सकता है, क्या ये बन सकता है, ये बन सकता है या ये बन सकता है, बस इतनी सी बात साथियों आपको बताना है। देखिए अगर हम मान लेते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि इस वाले पासे को बंद करने पर क्या ये वाला पासा बनेगा या नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, आप कहोगे 6 का विपरीत होता है 1। यानी कि अगर आपको पासे में 6 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए। अगर 1 दिख रहा है तो वो उसको कट कर दो, वो पासा नहीं बन पाएगा। अगर पासे में 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए क्योंकि 3 का विपरीत होता है 4। ठीक, बचा 5, 5 का विपरीत हो जाएगा यहां पर 2। अब देखिए 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत है साथियों, 1 का विपरीत क्या है, ये इधर का हो गया। हाँ 1 का विपरीत 6 है तो 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत, सही है। 2 का विपरीत क्या है, 5 है, 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 का विपरीत 3 है, 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है इसको मोड़कर। अब इसकी बारी है, कह के 4 लिखा हुआ है, 4 का विपरीत 3 है, नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 4 का विपरीत 3 दिख गया तो ये वाला पासा नहीं बन सकता है, इसकी बात करेंगे। 2 का विपरीत क्या है, 5 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद साथियों 1 का विपरीत 6 है तो 6 नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत साथियों 4 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। और यहां पर अगर साथियों बात करते हैं 1 का विपरीत 6 है, नहीं दिखना चाहिए, 1 का विपरीत 6 दिख रहा है तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता। मैं कहूंगा ए वाला पासा बन सकता है और सी वाला पासा बन सकता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल साथियों आता है, ऐसे सवाल आते हैं। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली तो मैं कहूंगा कि स्पीड आपकी बहुत तेज हो जाएगी। फिर आप साथियों नैनो सेकंड में समझ लीजिए, मैं नैनो सेकंड का कहने का मतलब यह है कि इधर सवाल को देखा और इधर तुरंत कैलकुलेशन कर ली और 30-40 सेकंड में, 45 सेकंड में, 50 सेकंड में उसका आंसर दे दिया, ठीक है ना। अगर कठिन सवाल होता है तो उसके लिए कभी कभी 1.5 मिनट भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि 40, 50, 60 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल की, तो अब यहां पर आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस सवाल की बात करें, कह रहे कि 15 मापों के माध्य की गणना करने पर 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज कर लिया गया। तो सही माध्य आपको बताना है साथियों क्या होगा। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, कहने के 15 मापों का माध्य कितना है, 15 मापों का यहां पर जो माध्य बताया गया है वो 50 बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 मापों का कुल मिला के योगफल कितना हो जाएगा, तो 15 की गुणा हमें 50 से करना पड़ेगी। 15 पंजे 75 हो गया और 1 लग गया, यानी कि 15 मापों का कुल योग कितना है साथियों, 750 है। अब उसके बाद यहां पर कहा यह गया है कि यह पाया गया है बाद में, लेकिन यह पाया गया है कि 61 सेंटीमीटर के बजाय 46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया। यानी कि इसमें जोड़ना था 61 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर गलती से जोड़ दिया, यानी कि कितना कम जोड़ दिया ये हम आपको बता देते। इसको घटा लो साथियों, ठीक, 11 में से 6 जाएगा 5 जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर 1, यानी कि 15 इसमें कम जोड़ दिया। 61 जोड़ना था लेकिन 46 जोड़ दिया गया, 15 इसमें कम जोड़ दिया गया, तो आप इसमें 15 जोड़ दीजिए। तो 750 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 60, 65 हो जाएगा। मैं कहूंगा 15 से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है ना। 15 पंजे 75 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 15 हो गया 15, ठीक है। 15 पंजे 75 हो गया और ये 15 एकम 15 हो गया, तो 91 इसका सही माध्य निकला। पूछा गया था सही माध्य क्या होगा, तो 91 सेंटीमीटर इसका सही माध्य होगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पास नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, तभी हो पाएगा पॉसिबल। मेरा तो नंबर आ रहा भी यूपी में, अच्छी बात है भाई। चलिए अब इस सवाल को साथियों देख लेते हैं कि आखिर इस सवाल का जवाब कैसे क्या हो पाएगा। आपसे कहा जा रहा है यहां पर यदि संख्याएं हैं 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 13 है और टी भी एक संख्या है और कहने के 20 है, कहने के इनका औसत है, ठीक है ना। इनका औसत ये ऐसे करना चाहिए, टी है, ठीक है। इनका औसत टी है। इनका औसत में लिख देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। इनका औसत टी है,
इनका औसत टी है, तो टी का मान क्या है, यानी कि आपसे कुल मिला के साथियों टी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा अगर देखिए 5 + 7 + 9 + 12 + 13 + टी + 20, ये कितनी संख्या है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना साथियों बन जाएगा, और कहा गया है साथियों इनका जो माध्य औसत है ना वो टी है, यानी कि टी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 की गुणा टी से होगी तो साथियों 7 टी बन जाएगा, बराबर करके इन सबको जोड़ दो तो 20 13 कितना हो जाएगा 30 और 33, 33 और 12 कितना हो जाएगा 35, 45, 45 कितना हो जाएगा साथियों 55, यानी कि 55 बोले तो एक कम कर दो साथियों 54 हो गया, 54 और 12 कितना हो गया 54, 12 साथियों जोड़ लीजिए 6 आ गया, 6 यानी कि 66 हो गया। तो मैं कहूंगा 66 + टी यहां पर आ गया। अब अगर बात करें ये टी इधर है ना, ये टी उधर चला जाएगा माइनस का, यानी कि 7 टी में से 1 टी माइनस हो जाएगा और इधर 66 आ जाएगा, ये 6 टी बच जाएगा, 6 टी बराबर 66 आ गया। तो ये 66 से जब भाग होगा तो मैं कहूंगा टी का मान साथियों 11 आएगा। तो टी का मान कितना होगा, मैं कहूंगा टी का मान साथियों 11 होगा। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो अब यहां पर अगर बात करें क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक वस्तु 8800 रुपए में बेची जाती है जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। कितना है साथियों 5/7 है। तो हानि आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अगर हम साथियों मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य कितना है, ये तो साथियों कितना है, ये तो आपका एक तरीके से विक्रय मूल्य 88 जो है ना ये विक्रय मूल्य। मान लीजिए साथियों कि अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य मान लीजिए साथियों x है, तो कह रहे हैं कि साथियों जो 8800 रुपए में बेची जाती है, ठीक है, बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का, यानी कि 8800 रुपए में जो बेची जाती है ये उसके क्रय मूल्य का यानी कि x का 5/7 है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए अब की तो बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 7 की गुणा इससे हो जाएगी, 8800 गुणा 7 आ गया और ये 5 यहां पर आ जाएगा और बराबर ये x हो जाएगा। x क्या है साथियों क्रय मूल्य है, यानी कि इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास विक्रय मूल्य भी है और क्रय मूल्य भी है और हानि आप बहुत आराम से निकालेंगे। इसको कट कर लो, 5 एकम 5 हो गया, 3 जाएगा 38 हो जाएगा, 5 सते 35, 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, 0 लग गया। यानी कि 176 की गुणा साथियों 7 से करा लीजिए, ठीक है। 176 की गुणा बोले तो 1760 की गुणा साथियों 7 से करा लीजिए। 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, 7 सते 49, 53 हो गया साथियों, 7 एकम 7 और ये आपका 12 हो गया। यानी कि मैं कहूंगा क्या कि क्रय मूल्य साथियों कितना निकला आपके सामने है, क्रय मूल्य कितना निकला साथियों 12,320 क्रय मूल्य निकला और विक्रय मूल्य कितना था 8800 था, ठीक है ना, 8800 था। तो जब किसी वस्तु को आप 12,320 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 8800 रुपए में, तो जाहिर सी बात है हानि तो होगी। तो कितनी हानि होगी यही तो आपसे पूछा जा रहा है। 8800 इसमें से मत घटा दीजिए, 0 आ गया, 2 आ गया, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो साथियों 3 बचेगा, यानी कि मैं कहूंगा 3520 रुपए की हानि हुई है। तो बस इसी को साथियों क्या आपको करना है, इसी को आपको साथियों प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है साथियों हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, हम 100 से साथियों इसकी गुणा कर देंगे और नीचे एक तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 12,320 ये आपका नीचे आ गया। इस 0 से साथियों ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से आपका ये 0 साथियों कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अब इसको इससे कैंसिल करना है, मैं कहूंगा 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, ठीक है ना, ये भी कैंसिल हो गया। फिर से 2 से कट करिए जरा, इसको अगर कट करें 2 2 3 6 0, 2 अट्ठे 16 हो गया, इसको अगर कट करें 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब अगर 11 से कट करें 11 अट्ठे हो जाएगा और 11 दूना 22, फिर ये 8 आ गया, 11 अट्ठे 28 हो गया। यानी कि आपके सामने है 8 गुणा 100, ये वाला 100, 8 गुणा 100 बटे 28 हो गया। अब इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है बस, और आपको बाकी काम कुछ नहीं करना है। यानी कि इसको कर लो, आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। थोड़ी सी हमें जगह की जरूरत है तो थोड़ी सी हम यहां पर साथियों क्या कर लेते हैं, जगह कर लेते हैं। इसको आपको कैलकुलेट करना है, 2 से कट करेंगे 14 आ जाएगा, यहां पर 50 गुणा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करते साथियों, 2 से एक बार और कट करते, ये 7 आ गया, यानी कि 50 चौक 20 हो गया, सॉरी 200 हो गया और ये 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसा कहीं पर क्या लिखा हुआ है साथियों, ये हमने ज्यादा काट दिया है। इसको देखिए ऐसा हम लोग कर सकते हैं, 7 नीचे आ गया,
7 दूना 14 हो गया, ये 20 है, कितना जाएगा 6 जाएगा, 7 7 49, 7 8 आपका 56 आ गया, कितना बचा 4 बचा, तो मैं कहूंगा 28 सही 4/7 आपका आंसर आएगा। 28 सही 4/7% आपका आंसर आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा सही टाइप नहीं हो पाया है, टाइपिंग ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे लिखा होना चाहिए 28 सही 4/7%। तो 28 सही 4/7% मैंने निकाल दिया है। तो कुल मिला के ये आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको साथियों करना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बता दीजिए कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अभी तक आपको साथियों कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई बात जो आपकी समझ में नहीं आई है तो फटाफट बताएंगे आप लोग। देखिए अब उसके बाद देखते हैं क्या अगला सवाल है साथियों। यहां पर अगर बात करें हम लोग, कहा जा रहा है कि 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती है। यानी कि एक रस्सी है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और एक रस्सी है साथियों जिसकी लंबाई कितनी है, 14 मीटर लंबी है रस्सी है। यानी कि लंबाई के टुकड़ों को काटा जाती है, रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी हो सकती है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए क्या कि भैया इतने मीटर की 2 ये चीज हैं, ठीक है, और इनको प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम आ जाए तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है, न्यूनतम आ जाए तो एलसीएम ज्ञात करना होता है। किसका, इन 2 संख्याओं का। अधिकतम आया है तो हमें साथियों 8 का और 14 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। अधिकतम पूछा है एचसीएम, ठीक है ना, एचसीएम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। चलिए, यानी कि मासा जिसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए तो कैसे साथियों याद करें, 8 और 14 इसको साथियों 2 से कट करते हैं, 2 चौक 8 हो गया, कितना हो गया साथियों 2 चौक 8 हो गया और 2 सत्ते 14 हो गया। अब अगर अगला कट करेंगे तो ये तो 4 से कट होगा लेकिन ये 7 से कट होगा, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप लगा देंगे क्योंकि ये एलसीएम नहीं याद करेंगे, एचसीएफ याद कर रहे हैं। तो इसका साथियों एचसीएफ कितना निकला, मैं कहूंगा 2 निकला और 2 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो ऐसे ही आपको आंसर बताना होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। चलिए देखिए, कहने कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि चाल यहां पर अगर बात करें तो कितनी दे रखी है साथियों, चाल यहां पर जो सबसे पहली चाल दी गई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है। और कहने के वापसी में, यानी कि एक मान लीजिए दूरी है, अगर ये जब इधर से जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, लेकिन जब वापसी करता है उधर से इधर को आता है तो 40 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। यानी कि जाता तो 60 की स्पीड से है, आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो कह रहे कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखिए औसत चाल का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं। औसत चाल का एक सूत्र होता है, मैं आपको बता देता हूं साथियों, 2x और y बटे x प्लस वाई। ये x क्या है, ये पहली चाल है, ठीक है ना। ये y क्या है, y दूसरी चाल है। बस हो गया काम। 2 गुणा x क्या है पहली चाल यानी कि 60 गुणा y क्या है दूसरी चाल यानी कि 40 बटे x प्लस वाई। पहली चाल दूसरी चाल को अगर जोड़ दोगे तो मैं कहूंगा 60 प्लस 40 बोले तो 100 यहां पर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 छंग 24, 24 दूना 48 यानी कि मैं कहूंगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आ जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों, अंतिम क्वेश्चन है ये आज की इस वीडियो का। चलिए तो इस सवाल की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, यानी कि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है। कहने के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर 225 है, तो वो धनराशि कितनी है। देखिए अगर कभी भी आपको सवाल में एक ये लाइन देखने को मिले क्या कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर आपको सवाल में दे रखा हो, तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो सूत्र आप फॉलो कर लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। यानी कि D बराबर P ब्रैकेट में R बटे 100 का स्क्वायर।
अगर ये आपको दे रखा होगा कि भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ये है, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी की जगह पर क्या आ जाएगा साथियों, 225 आ जाएगा। पी का मतलब मूलधन, मूलधन बोले तो धनराशि, धनराशि आपसे पूछी जा रही है यानी कि पी का मान आपको बताना है। आर का मतलब दर जो कि 15% दे रखी है, 15% हो गई। और ये सूत्र जो लगेगा वो 2 वर्षों के लिए लगेगा, यानी कि अगर ऐसा लिखा होगा कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ये है, तो साथियों बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपने लिखा 225 बराबर पी। अब यहाँ पर अगर बात करें 15 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर साथियों कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बस इतना हो गया आपका, इतना हो गया ना, ठीक है। अब इतना हो गया तो इसको साथियों कैसे अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा आपको देखना होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर अगर बात करें आपके सामने साथियों क्या आ गया है, आपके सामने 225 बराबर पी गुणा 225 बटे 10,000 आ चुका है, 10,000 आ चुका है। अब इसकी गुणा हो जाएगी इससे, यानी कि 225 गुणा ये हो गया, क्योंकि बराबर लगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, और ये आ जाएगा इसके भाग में, ये आ गया 225 यहाँ पर बराबर आपका आ गया यहाँ पर पी। अब इससे ये कैंसिल हो गया 225 से 225, यानी कि पी बराबर कितना निकला साथियों, 10,000 निकला। यानी कि मैं कहूंगा धनराशि कितनी हो गई, धनराशि आपको 10,000 मिल गई है। तो 10,000 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करके जाइएगा।